हेलो एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो वेलकम गाइस, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एज यू नो, सेट के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो आज डे 5 है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ आपको थ्योरी का एक पोर्शन करवाती हूँ। जो एक इसमें क्वेरी आई थी रिलेशन, ठीक है, रिलेशन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें इससे पहले 4 वीडियो सेट के ऊपर आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख के आना, देन आफ्टर दैट डे 5 वाली वीडियो। रिलेशन आपके पास क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी थी कि रिलेशन एक सेट होता है जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और ए और बी वो दो सेट हैं जिनके बीच में आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो इतना हम लोग कर चुके थे। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आप ए क्रॉस ए भी ले सकते हो। अगर आपने रिलेशन सेटअप किया है ए क्रॉस ए पे, तो आप लिखते हो रिलेशन ए, आर ए, यानी आर ऑन ए, ठीक है। यहां सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। आइडेंटिटी रिलेशन, ओके। आइडेंटिटी रिलेशन को हम मान लीजिए आई आर से डिनोट कर लीजिए, चलो इसको। तो इसमें x, x यानी जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है सेम उसी का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। सपोज मान लीजिए ए के एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ये जो आपका सेट आपको दिखाई दे रहा है ए क्रॉस ए वाला, ए क्रॉस ए में अब ये देखो ए के एलिमेंट 1 2 और 3 हैं। तो ए के जो एलिमेंट है वो अपने ही साथ जो पेयर बना रहे हैं उनको छांटो। 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 और 3 का पेयर। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि इसके अंदर वो x, x आएंगे सच दैट, आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, x, x आएंगे सच दैट x आपका कहाँ बिलोंग करना चाहिए, a में। और ये फॉर एवरी x यानी या फॉर ईच आप यहाँ लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a के लिए ये कंडीशन है, ठीक है ना। कि अगर a के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो तीनों का पेयर खुद के साथ जब I के किसी रिलेशन में आ जाए तो वो रिलेशन आपका I यानी आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है। बट ये स्ट्रिक्ट है कि x और x के अलावा कोई और एलिमेंट ना आए, ना तो कोई रहे और ना कोई एक्स्ट्रा आए। अगर A के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 3 ऑर्डर्ड पेयर ही इसके अंदर होंगे। किसके अंदर? आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर। 3 कौन कौन से? 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और अगर आपके सेट में मान लीजिए P Q R ये एलिमेंट हैं, तो P, Q, Q और R, तो ये एलिमेंट किसके अंदर होंगे? आपके I रिलेशन के अंदर, यानी आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर सिर्फ ये 3 एलिमेंट होंगे। अगर एक छोड़ दिया और बाकी 2 ले लिए तब भी वो आइडेंटिटी रिलेशन इनकम्प्लीट हो रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। या इसके अलावा आपने P, Q कोई एक्स्ट्रा ले लिया तब भी वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। आइडेंटिटी रिलेशन की यही पहचान है कि सेट, जिस सेट के ऊपर आपने आइडेंटिटी रिलेशन निकालना है उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन के अंदर बिलोंग करे, ठीक है। तभी आप उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन का नाम दोगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो आई आर या आई ए जो रिलेशन है इसके अंदर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स होंगे। ना कोई इनमें से बाहर रहेगा, ना कोई एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब बच्चे यहाँ ध्यान से बात समझना, दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। लगभग क्या डिफरेंस है ध्यान से समझो। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? ठीक है, x, x आना चाहिए, इसमें वो x y आएंगे सच दैट x इक्वल टू वाई हो, या x इज नॉट इक्वल टू वाई हो, बट ये
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a के लिए 100% होना चाहिए। मैंने ये अपने अंदाजे में लिखा है, ये कोई मैंने बुक की डेफिनेशन में नहीं लिखा, ये समझाने के लिए कि x और y बराबर ना हो तब भी आएगा, आ सकता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिलैक्स, थोड़ा सा वो रिलैक्स कर देता है एलिमेंट्स को कि भाई आपने एक आइडेंटिटी वाले एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, बट इसके अलावा अगर कोई और आना चाहे तो हम थोड़ा सा रिलैक्स है, हम अपने अंदर उसको आने देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है भाई, पहले हमारा कोटा पूरा करो, यानी जहां x, y आप अंदर ले रहे हो, बना रहे हो एलिमेंट, x y वाला जो पेयर इक्वल है, पहले इक्वल वाले पेयर आ जाएं, उसके अलावा कोई आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक। रिफ्लेक्सिव आपका ये रहेगा, यानी a का रिलेशन a के साथ है, x का रिलेशन x के साथ है, y का रिलेशन y के साथ है, या 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। ठीक है, तो वो कहता है कि जो सेम वाले हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर तो आने ही चाहिए, उसके अलावा अगर a का रिलेशन 1 के साथ बना दिया या कोई और तो भी उसके अंदर आ सकता है। तो इसके एग्जाम्पल से समझिए, रिफ्लेक्सिव के कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 1, 1, 2, 2 और 3, 1। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं। रिफ्लेक्सिव की पहली कंडीशन क्या है? वो आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी सॉरी वो उसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 सभी एलिमेंट होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो 1, 1 है, 2, 2 है, बट 3, 3 नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होना चाहिए? 3, 3। अब ये रिफ्लेक्सिव की जो नेसेसरी कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, इतना लिख देंगे तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। और इसके अलावा कोई और एलिमेंट भी आ गया, कोई और एलिमेंट भी आ गए तो भी ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दिस इज रिफ्लेक्सिव। अगर मैंने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3 बस, तो यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर मैंने लिखा 2, 1, 2, 2, 3, 3 तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि इसमें 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा। समझ आ रही है मेरी बात? तो कंडीशन क्या है कि जिस सेट के ऊपर आपने रिलेशन डिफाइन किया है उस सेट के हर एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर 1 का है तो 1 का 1 के साथ, 2 एलिमेंट है तो 2 का 2 के साथ, 3 एलिमेंट है तो 3 का 3 के साथ। पहले तो ये 3 नज़र आने चाहिए। अगर ये तीनों नज़र नहीं आ रहे तब तक फिर आप एक्स्ट्रा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तीनों नज़र आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है। बाकी एक्स्ट्रा भी आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंस समझ आ गया? आइडेंटिटी क्या कहता है? सिर्फ वही 3 हो जो सेट के अंदर हैं, उन्हीं 3 के ऑर्डर्ड पेयर हों। सेट में 4 एलिमेंट है तो 4 ऑर्डर्ड पेयर हों, बट उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बाहर से ना आए। रिफ्लेक्सिव थोड़ा रिलैक्स है, वो परमिशन दे देता है कि बाहर से आ सकता है। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो गया, बाहर से 1, 3, 1, 2 आ गया, देन इट्स ओके, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक था ये रिफ्लेक्सिव। आगे देखिए इसमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, यही एग्जाम्पल रखेंगे हम A क्रॉस A का, कि हम तो A क्रॉस A के ऊपर ही जो है रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? हम मान के चलते हैं कोई पेयर लेट A, B बिलोंग करता है R के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है और इसका रेसिप्रोकल इम्प्लाइज कर दो कि इसका BA जो है वो भी किस में बिलोंग करता है? R में अगर बिलोंग कर रहा हो तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। इसका मतलब जब आपने किसी को सिमेट्रिक चेक करना है तो आप कैसे करेंगे? आप उसके हर पेयर को चेक करोगे। अगर 1, 2 उसके अंदर बिलोंग करता है तो आप उसका उल्टा चेक करोगे कि 2, 1 भी अंदर होना चाहिए उस सेट के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कोई रिलेशन बना रही हूँ, सपोज 1, 1, 1, 2, 1, 3। ठीक है, अब मुझे इसको ना सिमेट्रिक बनाना है ना? इसको क्या बनाना है? सिमेट्रिक। फिलहाल ये सिमेट्रिक नहीं है। 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 वो तो खुद ये है, तो अपने ही अंदर ये तो है। 1, 1 का है, अलग से दिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी को हम काउंट कर लेंगे कि 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 होगा, वो अपने अंदर है। 1, 2 का उल्टा क्या होगा?
बी पीछे था तो बी आगे आना चाहिए ना, तो 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 इसके अंदर है नहीं है, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं जानबूझ के पेयर क्या लूँगी 2 1, 1 3 का उल्टा कौन है भाई 3 1, ठीक है। अब क्लोज, क्लियर होगी बात। हर एलिमेंट को आपने उठा के चेक किया, हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल उसके अंदर होना चाहिए। 2 1 का उल्टा 1 2 इसके अंदर है, तो दिस शोज दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने 1 1 2 3 है तो वो 1 1 इसके अंदर हो, 2 2 अंदर हो, अगर है तो उसका रेसिप्रोकल इसके अंदर है। 1 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 1 वही काउंट हो जाएगा, अगर 2 2 है तो वही काउंट हो जाएगा, स्पेशल अलग से होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया सिमेट्रिक का। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए इसमें जल्दी से ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं रिलेशन के अंदर से और उसका उल्टा उसमें चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा, हम 2 एलिमेंट यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर से उठाएंगे। कैसे? जैसे कि मान लो लेट करना है ए बी तुम्हारा रिलेशन के अंदर है, पहला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो तुम्हारे सामने पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसको उठा लिया। ये मैं क्या तरीका समझा रही हूँ, किसी रिलेशन को अगर ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है तो कैसे स्टार्टिंग करनी है, आप रिलेशन के अंदर से कोई एक एलिमेंट उठाओ। अब अगला स्टेप क्या है, ये एलिमेंट जो सेकंड वाला है, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है इस पेयर का, देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड है ना, तो ये जो सेकंड वाला है ना, इससे स्टार्ट होने वाले जितने भी पेयर हैं वो सारे उठा लो। जैसे बी है, बी लास्ट वाला है ना, तो बी से शुरू होने वाले मान लो बी सी, बी डी, फिर बी ई, ये 3 आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नजर आ रहे हैं अपने रिलेशन के अंदर। जिस सेट को तुमने चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो इस रिलेशन में आपने पहले एक एलिमेंट उठाया, फिर अगले कौन से एलिमेंट उठाने हैं जो बी से ही शुरू होते हों। मान लो 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो आपके बी में शुरू होते हैं और आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब आपने ट्रांजैक्शन लगानी है हर पेयर के साथ, ए बी बी सी, ए बी बी डी, ए बी बी ई, और इनकी ट्रांजैक्शन क्या करती है, बी से बी खत्म, ए टू सी, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, मान लो आप चंडीगढ़ से आ रहे हो, चंडीगढ़ से सोनीपत, सोनीपत से दिल्ली, तो चंडीगढ़ से दिल्ली, तो बीच में सोनीपत मिक्स हो गया, तो यहाँ पे वही है ट्रांजिटिव का मतलब ए टू सी। अब आपने ये चेक करना है कि ये जो एलिमेंट आपने रिलेशन में लिए थे, अब इनके मुताबिक ए टू सी आर के अंदर होना चाहिए, है ना, ये इसके अंदर होना चाहिए। ए बी अगर आर में है, बी डी आर में है, तो इनको कंपेयर करें तो ए टू डी भी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ए टू ई भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ये तीनों आर के अंदर हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ट्रांजिटिव वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ओके है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, जैसे तुमने रिलेशन से एक एलिमेंट उठाया, अब कोई और एलिमेंट उठा लो। अब अगला एलिमेंट आपका आपने लिया मान लो ए सी, ठीक है ना, ए सी बिलोंग टू आर, उसके लिए चेक करते हैं। फिर क्या करेंगे, सी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाला मान लो सी एफ है, सी बी है या सी डी है, सपोज ये 4 एलिमेंट है, एफ को रहने दो, चलो ई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये आपके कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में, सपोज कर लो। तो अब आपने जो ट्रांजैक्शन है वो दोनों के साथ अटैच करनी है, इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी और फिर इसके साथ भी। ए टू सी, सी टू ई इम्प्लाइज ए टू ई किस में बिलोंग करना है, आर में। ये आपने चेक करना है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। अगर आप इसको ट्रांजिटिव रखना चाहते हो तो ए टू ई आर में जाना चाहिए, ये आपने चेक करना है। क्लियर, ए टू सी, अब सी से शुरू होने वाला ये भी है सी बी, तो ए टू सी, सी टू बी। हाँ जी, बिल्कुल एक बात आपके माइंड में अगर ये आ रही है कि मैम अगर यहाँ से सी 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 हमारे 10 हो तो क्या 10 के साथ चेक करना है, बिल्कुल। अगर ए सी आपने पहला एलिमेंट उठाया या जिसको भी आप चेक कर रहे हो, तो सी से शुरू होने वाले जितने भी पेयर है ना, सब उठाओ, सबके साथ ट्रांजैक्शन लगाओ। सी गायब, ए टू ई,
A to B, A to D, तो अब A to B, A to D सब आपने कहाँ बिलोंग करने हैं, R में बिलोंग करके चेक करने हैं। तो आपने देखा हाँ भाई ये भी बिलोंग करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो ठीक है, AC की ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई हो रही है, दैट मीन्स ओके है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो आर अगर मान लीजिए कोई रिलेशन आपके पास ऐसा था जिसमें आपने हर एलिमेंट को लिया तो दी बेस्ट है। अब कोई अगर इसी में मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो देख लो, न्यूमेरिकल ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज मैंने एक रिलेशन लिया R3, ये नाम होते हैं 1 2 3, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं है। 1, 1 1 2, फिर 2 1 2 2, सपोज ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करती हूँ क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो चेक करना शुरू करते हैं। चेक करेंगे तभी पता चलेगा। पहले मैंने एलिमेंट उठाया 1 1, ठीक है, आपने एग्जाम में बिल्कुल साफ लिख के थोड़ा ना दिखाना, आपने तो रफ करना है, तो ऐसे करना। पहला एलिमेंट उठाया, इसकी ट्रांजैक्शन किस किस के साथ लगेगी, जो 1 से शुरू होते होंगे। अब 1 से शुरू होने वाला तो बस ये पेयर है, तो इसकी ट्रांजैक्शन 1 2 इम्प्लाइज 1 1 1 2, क्या बन गया, बीच वाला तो गायब हो जाएगा ना, 1 से लेके 2 तक 1 2। अब इसको पूछो क्या आप R के अंदर हो, ये कहेगा हाँ मैं तो R के अंदर हूँ, तो दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई। 1 1 के अलावा अब देखो 1 से शुरू कोई नहीं है, तो बस भाई इसका काम खत्म, तेरा काम खत्म, टिक। अब अगला एलिमेंट ले लो 1 2 1 2। अब देखो 2 से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं, तो देखो भाई 2 से शुरू होने वाले एक तो ये है और एक ये है, तो भाई तुझे ना 2 एलिमेंट के साथ चेक करेंगे हम, 2 1 के साथ भी और 2 2 के साथ भी। ठीक है, जब 1 2 को 2 1 के साथ किया, दिस इम्प्लाइज 2 से 2 मैच हो गया, 1 1 पे 1 1 पे गया। और जब इसको इसके साथ लोगे 1 2 2 2, तो 2 से 2 बीच में मैच खत्म, तो ये 1 से लेके ये 2 तक, तो बना 1 2। अब ये जो रिजल्ट में आए हैं ये देखो क्या R में बिलोंग करते हैं, 1 1, हाँ जी बिल्कुल R में है, 1 2 ये भी R में है, तो खुशी खुशी कह दो भाई आप दोनों R में हो, यानी इसका काम भी कंप्लीट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करो, 2 1 को, 2 1। अब देखो 1 से शुरू होने वाला कौन है भाई, 1 1 और 1 2, तो आपका जो पेयर है वो 1 1 और 1 2 दोनों के साथ बनेगा। ये एक बार समझने में लंबा लग रहा है प्रोसेस, लेकिन जब आप इसको करोगे, यूज टू हो जाओगे, देन बहुत थोड़े टाइम में ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। 2 1 1 1, 1 से 1 मैच हो गया, 2 से लेके 1 तक, 2 1 2 1 1 2, 1 से 1 मैच हो गया, 2 से लेके 2 तक। ठीक है बच्चे, तो यहाँ ये देख लिया आपने कि जो 2 1 है, जो 2 2 है। अब इसको चेक करो, 2 1 और 2 2 बिलोंग करता है, यस ये भी आपके R में बिलोंग करते हैं, तो इसका भी काम खत्म। फिर किसको ले गए, 2 2 को, ये 2 पे खत्म है ना, अब 2 2 को आपने चेक करना है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसके साथ पेयर बनाए, अब इसका 2 2 को किसके साथ, जो 2 से शुरू है, यानी इसी के साथ ना, तो 2 2 और अगला एलिमेंट जो 2 से ही शुरू होता है विच इज़ 2 1, तो बीच वाला खत्म, रिजल्ट क्या आ रहा है 2 1, दैट इज बिलोंग टू R। तो इसका मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर को आपने चेक कर लिया। किन के साथ चेक किया है, ऑर्डर्ड पेयर जैसे 1 पे खत्म है तो अगला 1 से ही शुरू हो, 2 पे खत्म है तो 2 से ही शुरू हो, और उनकी मैचिंग फिर 1 to लास्ट, 1 to लास्ट। तो आपने देखा ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चे, अब ये हो गया आइडेंटिटी, हमें समझ आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अब एक बात कर लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका रिलेशन A to A डिफाइन कर रहे हो और A क्रॉस A का सबसेट या इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर रिलेशन ओपन किया दैट इज इक्वल टू A क्रॉस A, यानी वो पूरा क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही इक्वल आ जाए, दैट मीन्स इस तरह का जो रिलेशन है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। सो दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड रिलेशन, मान लो R की कोई भी ऐसी कंडीशन आपने रख दी कि A क्रॉस A का कोई भी एलिमेंट आपकी इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो वो क्या रहेगा, एम्प्टी। तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन। समझ गए बात, जब रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल होगा तो उसका नाम यूनिवर्सल रिलेशन, जब R आपका एम्प्टी होगा
तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन। ठीक है बच्चे। अब अगला है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, आर कोई रिलेशन है, अगर ये रिफ्लेक्सिव भी हो, ये आपका सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, और ये आपका क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ये हमारे पास कैसा रिलेशन बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी एक ही रिलेशन में अगर तीनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं, दैट मीन्स वो आपका क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब माइंड में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी, क्या आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कोई रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ऑलवेज है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव मे और मे नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, वही बात है, अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया तो आइडेंटिटी तो ये कहेगा ना, भाई नहीं एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए मेरे अंदर, तभी मैं आइडेंटिटी हूँ, मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ऑब्वियस ही बात है 1 1 2 2 3 3 का पेयर चलेगा, बट एक्स्ट्रा भी है तो वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, बट आइडेंटिटी नहीं होगा। दैट मीन्स एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक रिलेशन होता है और एक इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है भाई, देखो जैसे अगर रिलेशन के अंदर मान लीजिए मैंने कहा 1 2 और 2 3 ये दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, 1 2 का उल्टा 2 1 बिलोंग करेगा और 2 3 का उल्टा 3 2 इसमें बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, हाउ मैनी रिलेशन यू कैन डिफाइन ऑन ए सेट के ऊपर कितने रिलेशन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब एक बात बताइए भाई, रिलेशन जो है वो सबसेट किसका है, ए क्रॉस ए का। समझ रहे हो मेरी बात, अगर आप ए सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, यानी कितने सबसेट हो सकते हैं ए क्रॉस ए के। तो याद करो फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स का, कितने सबसेट होते हैं, अगर कोई सेट है ए क्रॉस ए अपने आप में एक सेट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट, कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए, और रिलेशन सबसेट क्या है, ए क्रॉस ए का ही, तो कितने रिलेशन होंगे, जितने उसके सबसेट हैं। इसीलिए नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला सेम रहता है, क्योंकि रिलेशन ही तो सबसेट्स हैं। क्लियर, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हाउ मेनी रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए का फॉर्मूला होगा 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए। ध्यान रखना 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए नहीं ले रही मैं, सबसेट किसके हैं, ए क्रॉस ए के, तो ए क्रॉस ए के सबसेट है, तो ऑर्डर भी किसका चलेगा, ए क्रॉस ए का। क्लियर, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यस क्लास, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस है दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर DSSB लेवल एंड HTET PGT TGT लेवल्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इफ अ रिलेशन R is defined from A to B as XY belongs to R if and only if X divides Y। What it means कि आपने रिलेशन A से B तक डिफाइन किया, और रिलेशन के अंदर वो X, Y वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें X डिवाइड किसको करेगा, Y को करेगा। यानी अगर ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है, तभी उनसे बनने वाला पेयर R के अंदर जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, ये पूरा भी एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट वाला अगर सेकंड वाले को डिवाइड कर दे तो उनसे बनने वाला जो पेयर है वो R के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो A आपके पास है 2 3 4 5, ठीक है, B आपके पास है 3 6 7 और 10। आपने रिलेशन बनाया और रिलेशन के अंदर वो एक्स वाई आएंगे सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई।
मैंने आपको अभी समझाया था रिलेशन की, सॉरी अभी तो नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डे 4 वाली क्लास में कि रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। इसके अंदर वो पेयर आएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये जो पेयर है वो किसका होगा, किस सेट का एलिमेंट होगा, A क्रॉस B का। तो इन दोनों से पहले आपने A क्रॉस B बनानी होगी, है ना। इन दोनों का यूज करके A क्रॉस B बनाओ। A क्रॉस B के जो एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो R के मेंबर बनते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 3 2 6 2 7 2 10, ठीक है। इस तरह से एक लंबी सी सीरीज बन जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते और थोड़ा सा अंदाजे से काम करो तो सोच के देखो, 2 जो है वो क्या वो 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता। 2 का 6 के साथ पेयर बनेगा ना। सुनो ध्यान से, पेयर कैसे बनाओगे, पहले 2 को पकड़ोगे सबके साथ लगाओगे, फिर 3 को पकड़ा सबके साथ लगा दिया, 4 को पकड़ा सबके साथ, 5 को पकड़ा सबके साथ, है ना। तो पहले 2 को 3 के साथ, बट 2 तो 3 को डिवाइड नहीं करता, तो 2,3 इसका मेंबर नहीं होगा। हम डायरेक्ट R के ही मेंबर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 3 नहीं आया, 2 6 को डिवाइड करेगा, यस, तो 2,6 इसका मेंबर हो गया, क्योंकि कंडीशन यही थी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करे। 2 7 को डिवाइड नहीं करता, सो 2 7 भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। 2 10 को डिवाइड करेगा तो 2 10 आ जाएगा। 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 3 आ जाएगा। 3 6 को डिवाइड करेगा तो 3 6 भी आ जाएगा। 3 7 को डिवाइड करेगा नहीं, 3 10 को डिवाइड करेगा नहीं, छोड़ो। 5 ना 3 को 4 की बारी, 4 ना 3 को डिवाइड करेगा, ना 6 को, ना 7 को, ना 10 को। डिवाइड करने का मतलब है कंप्लीट डिवाइड, ठीक है, रिमाइंडर 0 आए। तो 4 किसी को डिवाइड नहीं करता। 5 की बारी आई तो 5 सिर्फ 10 को डिवाइड करेगा। R बन चुका है। क्वेश्चन क्या पूछता है वो, R इनवर्स निकालने के लिए। तो R इनवर्स देखो क्या करना है, इनको घुमा दो, उल्टा कर दो। 2 6 का पेयर किस में चेंज हो गया, 6 2 का, 10 2 का, 3 का उल्टा तो 3 3 ही रहेगा, 6 3 का और 10 5 का, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, क्लियर। इस क्वेश्चन को अगर और ट्रिक से करना चाहते थे तो आप पहले भी कर सकते थे। ये तो इसका एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, R आपको दिया हो और R इनवर्स पूछा हो तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। R क्या कहता है, x y को डिवाइड करें, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, yx, है ना। x की जगह y और y की जगह x, पहले y आ जाएगा और y जिसमें x से डिवाइड होता हो। बट ये बिल्कुल ईजी रहता है, आप इसको भी कर सकते हैं, अदरवाइज कंडीशन चेंज करके वो भी कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज डन। इसमें 4 ऑप्शन थे, वो मैंने लिखे नहीं, उसमें अलग अलग तरह के सेट थे, आपको R इनवर्स पहचानना था। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हो भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है, एक बार ये स्टेट में आया भी हुआ है और थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ठीक है। इसमें आपको कुछ लर्न भी करना है। थ्योरी तो आपने फंक्शंस की पढ़ी है, समझी है, बट इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ आप ये नोट कर सकते हो। यहाँ मैं इसमें सॉल्यूशन करवाऊंगी, साथ के साथ वो नोट करें। कंडीशन पढ़िए, स्टेटमेंट, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी, ये वाली, fx मल्टीप्लाई f1/x इक्वल टू fx प्लस 1/fx। अब इसी कंडीशन को देख के ही आपने क्या समझा कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू x पे और उसके रेसिप्रोकल पे निकाली, अंदर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इन पे वैल्यू निकाल रहे हो, है ना। तो अगर ये वैल्यू निकाली और इन दोनों को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, fx प्लस f1/x के इक्वल, देन जो अब लिख रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने ये याद रखना है। देन इस फंक्शन को मैं जानती हूँ ये किसके इक्वल होगा, x की पावर n प्लस 1 के। ये फंक्शन किसके इक्वल होगा, x की पावर n प्लस 1 के। अगर ये कंडीशन है तो ये होगा, ठीक है। इफ दिस कंडीशन होल्ड फॉर एनी फंक्शन, तो मैं ये फंक्शन जानती हूं कि फंक्शन इसके इक्वल है। अब सुनो आगे ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू 12 पे आपको गिवन है और फंक्शन की वैल्यू 10 के ऊपर निकालनी है। अब सुनो भाई, फंक्शन की वैल्यू 12 गिवन विच इज 1729 दैट इज गिवन, और फंक्शन की वैल्यू 10 पर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप निकाल दोगे। ऑब्वियस सी बात है, जो गिवन है वो गिवन क्यों होता है, ताकि आप उसका यूज करो, वहां से कुछ निकालें और यहां से जो निकलेगा उसका यहां यूज होगा। तो शुरू करते हैं।
फंक्शन पता चल गया ना, x की जगह क्या पुट कर दें 12, तो f ऑफ 12 की जो वैल्यू है 12 की पावर n प्लस 1, x की जगह मैंने 12 पुट कर दिया और ये किसके इक्वल गिवन है 1729 के। तो इसका मतलब 12 की पावर n इज इक्वल टू 1729 माइनस 1, 12 की पावर n इज इक्वल टू 1728। अब याद रखो भाई, अगर आपको n फाइंड आउट करना है ना, हम n ही तो निकालेंगे अब, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 10 पे यही देगा। फंक्शन की वैल्यू 10 पे, x को 10 पुट कर दो, 10 की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब 10 की पावर n प्लस 1 तभी तो सॉल्व होगा जब हमें n पता होगा, है ना, और n कहाँ से निकलेगा, गिवन कंडीशन से। अब ये देखो, ये 12 की पावर n है, तो पक्का ये 12 की पावर कुछ होगा, क्या होगा, अंदाज़ा कैसे लगाना है। जैसे 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 की पावर यानी समथिंग 3 और 12, तो रफली अंदाज़ा आप जल्दी लगा लोगे कि 12 की पावर 3 ही ये है। सॉल्व करके देखना, यही आएगा। 12 की पावर n कंपेयर किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 10 की पावर 3 प्लस 1, यहाँ आपका 1000 प्लस 1 तो 1001, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। एक बार फटाफट से ये नोट कर लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब करते हैं इसका लास्ट, ठीक है। ये 2 फंक्शन वाले क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हैं, इसको आई थिंक ये कंडीशन आपको याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 3x, x नॉन जीरो, s बिलोंग टू s, ये आपका सेट है। तो s सेट के बारे में क्या ख्याल है, ये एम्प्टी होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा, इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर 2 से ज़्यादा आएंगे। भाई s के बारे में हमारा ख्याल तो तब होगा जब s को हम जानते होंगे। तो सबसे पहले अपना s लिख लो, s आपने लिखा, इसमें वो r के रियल, मतलब वो रियल नंबर्स हैं, x बिलोंग टू r है, दैट मीन्स रियल है, कि जिनके लिए अगर f ऑफ माइनस एक्स निकाला जाए तो वो f ऑफ x के बराबर है, ठीक है। हमें ये देखना है, इसका मतलब ये अगर 4 ऑप्शन चेक करने हैं तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। अगर x की एक वैल्यू आई तो भाई ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगर x कुछ नहीं आया तो एम्प्टी। x की एग्जैक्टली 2 वैल्यू आ रही है, यानी जो वैल्यू सॉल्व करके आ रही है तो ये ऑप्शन, 2 से ज़्यादा आ रही है तो लास्ट ऑप्शन। दैट मीन्स हमारा पूरा टारगेट कौन है, x है, x फाइंड आउट करना है। ये निकालने के लिए अब कंडीशन ढूंढो, कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स किसके इक्वल है, 3x के। लिख दो सॉल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन का शुरू, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 3x, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से देखो, मुझे एफ एक्स निकालना है, पहले क्या निकालना है, एफ एक्स, क्योंकि जब तक एफ एक्स पता नहीं होगा तब तक मैं आगे काम नहीं कर सकती। एक एफ एक्स दिया है, एक एफ ऑफ 1 बाई एक्स दिया है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पे ये 2 नहीं था, वहाँ इन दोनों की एडिशन थी, है ना, तो यहाँ हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। और उसमें ये था कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स होगा, तो फंक्शन x की पावर n प्लस 1 होगा, जो अभी लास्ट किया था। तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। तो एक बात समझो, अगर एफ एक्स निकाला है मतलब मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, ये कहीं से एलिमिनेट हो जाए तो मेरा एफ एक्स निकल जाएगा। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं करूँगी कि भाई x को रिप्लेस कर दो 1 बाई एक्स से। x को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 बाई एक्स से, यानी 1 बाई एक्स को x से रिप्लेस कर दो। x को रिप्लेस करा 1 बाई एक्स से, ये हो गया प्लस 2 टाइम्स f 1 बाई एक्स का क्या हो गया, x, 3x का हो गया 1 बाई एक्स। मिल गई कंडीशन। अब देखो मुझे ख़त्म क्या करना है, ये 1 बाई एक्स वाला पार्ट ख़त्म करना है ना, है ना, क्योंकि एफ एक्स तो मुझे चाहिए, तो ख़त्म क्या करना है, एफ 1 बाई एक्स वाला पार्ट। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 2 से। पहला स्टेप क्या किया, रिप्लेस कर दिया। दूसरा स्टेप क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा, क्यों, 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स पूरा खत्म करना है, तो कॉफिशिएंट सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 4
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6/x, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन होगी। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, अब इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 2, आप फ्रॉम 1 से माइनस कर रहे हो, वो ऊपर रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/x माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/x माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट पार्ट को माइनस करेगा, राइट, 3x माइनस 6/x, इससे ये पूरा कैंसिल, एफ ऑफ एक्स माइनस 4 एफ ऑफ एक्स माइनस 3 एफ ऑफ एक्स बन गया। यहाँ सॉल्व कीजिए, 3 कॉमन, x माइनस 2/x, इससे ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस उधर चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स 2/x माइनस x, तो ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ x, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तो एफ एक्स आपने जान लिया 2/x माइनस x है, यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। अब बस हमारा ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी, जो कंडीशन यूज़ करी थी, इसका काम ख़त्म, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब जो मेन है वो क्या है, एफ एक्स हमें मिल चुका है 2/x माइनस x, ठीक है। अब हम ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं और अपने x को जान सकते हैं कि x का क्या नेचर है, कितनी उसकी वैल्यू आएगी। तो हमने x को रिप्लेस करा माइनस x से, क्योंकि अब मुझे f की वैल्यू माइनस x पर भी चाहिए, ठीक है। चलो 2x को रिप्लेस कर दो माइनस x से, माइनस x रिप्लेस किया माइनस x से, ये चेंज हो गया माइनस 2/x प्लस x से, ठीक है। अब s की कंडीशन जो है ना, जो s सेट की कंडीशन है, वो ये कह रही है कि f ऑफ x इक्वल है f ऑफ माइनस x के। एफ एक्स की वैल्यू ये वाली, यहाँ से 2/x माइनस x पुट कर दी, f ऑफ माइनस x की वैल्यू ये वाली, ठीक है, यहाँ से पुट करो माइनस 2/x प्लस x, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको सॉल्व करो, तो माइनस इधर आ जाएगा, 2 4/x माइनस 2x इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो, माइनस 2x² प्लस 4 दैट इक्वल टू 0, 2x² इज इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस √2 आ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि x की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक तो √2 और एक माइनस √2, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ मिलेंगे। तो कनेक्टेड रहिए बच्चे, वीडियो 1-2 दिन लेट हो सकती है, आगे कंटिन्यू ही आएंगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। अब आपने ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स बना लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, उससे पहले जो मैं थ्योरी करवा रही हूँ वो नोट कर लीजिए। एग्जाम में इनमें से ही 1-2 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकता है। आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज का सेट निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। फॉर विच देर इज नो फंक्शन एग्जिस्ट वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस। स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है, ध्यान से पढ़ी जाए तो। उसने क्या कहा है, x की वैल्यूज यानी उन x की वैल्यूज का सेट निकालो जिनके लिए कोई भी फंक्शन डिफाइन ना करे, ना तो आपका ये एफ एक्स डिफाइन हो। इस नो को ध्यान से देखना, ये नो है जो क्वेश्चंस खराब करवा देते हैं, ठीक है। और इस gx को, अब ये fx और ये gx, नो फंक्शन एग्जिस्ट, ये fx और ये gx एग्जिस्ट ना करें, ऐसी कौन कौन सी x की वैल्यूज हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आपको वो देखना है। अब हम इसका ना थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम x की वो वैल्यूज निकालते हैं जिनके लिए आपका fx और gx दोनों डिफाइन होगा, और अपनी पूरी रियल लाइन में से वो पोर्शन हटा देंगे जहां वो डिफाइन होता है, एग्जिस्ट करता है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन आपको रियल लाइन पे दिखेगा वो वही दिखेगा जहां पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो हमें x की वही वैल्यू निकालनी है जहां एग्जिस्ट
ना करे। तो क्या करेंगे, जहां एग्जिस्ट करता है वो निकालकर रियल लाइन में से सेपरेट कर देंगे, बचा हुआ ना एग्जिस्ट वाला रहेगा। तो शुरू करते हैं। फंक्शन आपको दिया है लॉग, ये 2 ऊपर है और ये इसका बेस दिया हुआ है। बेस में क्या है, x - 2 अपॉन x + 3। ठीक है, बेस में क्या है, x - 2 अपॉन x + 3। अब देखो ध्यान से, वो कहता है ये जो फंक्शन है ना, ये डिफाइन होगा कब, लॉग वाला फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब उसका बेस पॉजिटिव होता है। तो दिस इज डिफाइंड, ये हमारा कब डिफाइंड होगा, व्हेन x - 2 अपॉन x + 3 इज पॉजिटिव। ठीक है, और ये पॉजिटिव कब होगा, x - 2 पॉजिटिव और x + 3 पॉजिटिव। दूसरा, ये आपका नॉन जीरो हो, ये भी आपका नॉन जीरो हो, x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x + 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से जो जो x की कंडीशन है सब कंबाइन कर लो। x बड़ा चलना चाहिए -3 से, x बड़ा चलना चाहिए 2 से, x नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2, x नॉट इक्वल टू होना चाहिए -3। ठीक है, चलो भाई f(x) से हमें ये मिल गया। अब आ जाओ gx पे, 1/√(x² - 9), ये डिफाइंड किन वैल्यूज के लिए होगा, फॉर ऑल दोज x² - 9 विच इज पॉजिटिव, फॉर ऑल x। ठीक है, व्हेन, ये डिफाइंड कब होगा, जब रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। अगर इक्वल टू 0 का साइन लगा दिया तो नीचे 0, ये आपको इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देगा, जो नहीं करना। तो ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था। तो यहाँ पे x² - 9, इसके फैक्टर करो, यहाँ से फैक्टर क्या आएगा, x - 3 और x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से, अगर दो लीनियर पेयर आपस में प्रोडक्ट पॉजिटिव रखते हैं तो वहाँ पे x की वैल्यू किससे बड़ी चलेगी और x की वैल्यू किससे छोटी चलेगी। ध्यान से समझो, बड़ी वैल्यू चलेगी बड़ी से और छोटी चलेगी छोटी से। x - 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x = 3, और इसको 0 रखते हैं तो -3, यानी x की 2 वैल्यूज है, एक तो 3 और एक -3। तो बड़ी यानी 3 से बड़ी और -3 से छोटी। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो इसको, यहाँ तक आपका नोट हो गया। तो छोटी किससे चलेगी, -3 से, और बड़ी किससे चलेगी, 3 से, और ये इनकी क्या हो गई, यूनियन। ठीक है, अब रियल लाइन पे ये x और ये x देखो, इनको छोड़ के, क्योंकि इन x की वैल्यूज के लिए तो दोनों फंक्शन डिफाइन है और हमें वो x की वैल्यू चाहिए जिनके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो। तो अभी इसको ही रब कर देते हैं। समझ आ गया होगा क्वेश्चन, यहाँ से नोट भी कर लिया होगा। इनके ना पूरा एक जगह इन सबको सेट के क्वेश्चंस को लिख लो। ठीक है, एग्जाम में ये रिवाइज करके भी जाओगे ना, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से। यहाँ पे रियल लाइन थी हमारी, मेन वैल्यूज जो है 2, 3 और -3 की है। सपोज ये 0 है, ये 1, ये 2 और ये आपका 3, ये आपका -1, -2 और ये आपका -3। ठीक है, मैंने वही वैल्यूज मार्क करी जो दी हुई हैं। x बड़ा हो -3 से, -3 से बड़ा यानी इधर वाला, यूनियन x बड़ा किससे हो, 2 से, ये वाला, और x 2 के बराबर ना हो। ठीक है, x -3 के बराबर भी ना हो। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3, x लेस देन -3। अब हमारे पास जो आंसर है ना, हम ऑप्शन से वापस चल रहे हैं। ये वाला ऑप्शन देखिए, -3 से लेके 2 तक, -3 से लेके 2 तक, यहाँ आपका ये इंक्लूड हो रहा है। -3 और 2 नहीं आ रहे, जबकि आने चाहिए, क्योंकि ना वाला तो यहीं पे है, हमें तो इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी यहीं से पता चल रहा है 2 और -3। ठीक है, देखो अंदाज़ा क्या है, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं, इधर से ही अंदाज़ा लगा लो। बिल्कुल, उसने कहा कि x ना तो 2 हो और x ना -3 हो, ना तो 2 होना चाहिए ना -3। ये x नहीं होंगे तो तुम्हारा फंक्शन डिफाइन होगा, और हमें क्या करना है कि फंक्शन डिफाइन ना हो, तो हम कौन से x लेंगे, इनके उल्टे ना। तो ये कह रहा है x2 नहीं हो, x -3 नहीं हो तो फंक्शन डिफाइन है। तो हम कहेंगे x2 भी इंक्लूड हो जाए और -3 भी, तो 2 भी इंक्लूड हो जाए और -3 भी, तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा,
सी रहेगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका ये डिफाइन हो गया। क्लियर? तो सिर्फ थोड़ा बहुत हिंट करना है, पूरा एग्जाम में सॉल्व नहीं करना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट वाला, ए 1 2 3 4 5, बी 1 3 5 7 9। ए और बी आपको दो सेट गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक आपका क्या रिलेशन है? R1, R3, R2 और R4। ठीक है, पहले तो आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ये आपका होमवर्क है, हिंट दे रही हूं मैं। आपने करना क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है। इसका कोई एक मल्टीपल आंसर नहीं, मल्टीपल चॉइस आंसर है, कोई एक आंसर नहीं होगा जो करेक्ट हो सकता है चारों आपके रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, हो सकता है तीन हो सकता है न, कोई एक ना हो। तो आपने ए क्रॉस बी डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आपने जब R1 बनाना है तो उसकी कंडीशन को इनमें से चेक करो, कौन कौन सा एलिमेंट इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो R1 के अंदर ऐसे R2, ऐसे R3 और ऐसे R4। ये तो आई थिंक सेट रहने वाले हैं और ये रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों? देखो भाई, R4 के अंदर 7,9 आ रहा है, 7,9। क्या 7 पहला ही एलिमेंट देखो, क्या 7 ए का मेंबर है? नहीं है। 7,9 बिलोंग कर रहा है R4 में, बट 7 डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और R4 किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। तो इसके अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आते हैं? जो X जो है वो A का मेंबर हो और Y जिसमें B का मेंबर हो, है ना। X A का होना चाहिए ना, बट ये 7 तो आपका 9 जो 7 है वो A का मेंबर नहीं है। तो ये आपका R4 जो है वो रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा, बाकी हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको ट्राई कीजिए। कल आपकी नेक्स्ट क्लास ज़रूर आएगी जिसमें हम सेट के नए क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चे।